गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। ग्रेड प्लस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि कल पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था शेड्यूल्स के बारे में। तो 8 शेड्यूल डिस्कस किए थे हमने जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। तो आज हम लोगों को शेड्यूल 9, 10, 11 और 12 पढ़ना है। ये शेड्यूल बाद में ऐड किए गए थे, तो पहले तो देखेंगे कि ये शेड्यूल हैं क्या, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी ऐड करने की, और किस किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हैं, किस किस ईयर में ऐड किए गए हैं, इनका सब्जेक्ट मैटर क्या है। ठीक है। फिर ये 4 शेड्यूल देखने के बाद हम अपना पार्ट वाला सेक्शन शुरू कर लेंगे और फिर 1 से लेकर 22 पार्ट्स भी आज ही हम डिस्कस करके ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो 8 शेड्यूल तक में तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल डीप तक जाके पढ़ा दिया था। आप क्वेश्चन अगर पढ़ के सॉल्व करोगे तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका फंसे। ठीक है। तो आज शुरू करते हैं शेड्यूल 9 से। ठीक है। तो 9 शेड्यूल की अगर हम बात करें तो जहां तक आपको याद हो कि इंडिया में जब 9 शेड्यूल की जरूरत क्यों पड़ी, पहले इस पे बात करते हैं। तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक भी अगर आपने देखा हो तो इंडिया में आपने सुना होगा जमींदार। ठीक है। जमींदार जमींदार ऐसे लोग थे जिनके पास बिल्कुल बहुत सारा लैंड हुआ करता था, कोई हद ही नहीं है लैंड की। उनको खुद नहीं पता होता था मेरे पास इतनी लैंड है। और दूसरी तरफ मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था जिसके पास लैंड होल्डिंग बिल्कुल थी ही नहीं। वो उसी जमींदार के यहाँ क्या करता था, खेती करता था, मजदूरी करता था, और जो वेजेस मिलता था उसी से वो अपना गुजारा करता था। तो गवर्नमेंट को एहसास ये हुआ कि क्यों ना हम इस लैंड को क्या कर दें, जमींदार के पास जो एक्स्ट्रा लैंड है उसको लेके जो मार्जिनलाइज सेक्शन है जिसके पास लैंड नहीं है उसको क्या करते हैं, बांट दें, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसीलिए पहला हमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना पड़ा और इस 9th शेड्यूल को जोड़ना पड़ा। तो 9th शेड्यूल में अगर आप देखोगे तो क्या है, 9th शेड्यूल में देखोगे तो क्या है आप, लैंड रिफॉर्म। जरूरत पता है क्यों पड़ गई, मैंने बता चुका है कि जमींदारों के पास लैंड बहुत ज्यादा था और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास लैंड होल्डिंग्स थी नहीं, तो वो, और अगर आज़ादी के समय पे देखें तो एग्रीकल्चर हमारा तभी भी एक मेन सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था। तो उनको भी एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि लैंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो उसी लैंड के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए हम फर्स्ट शेड्यूल को हमने ऐड किया। इसका एक बात याद रखिएगा, इसका कौन सा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और किस ईयर में आया। तो ये है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये कब आया था, 19, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया, 1950। सही से कर दें। ठीक है। तो समझ गए आप लोग फर्स्ट 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल है किसकी बात करता है, लैंड रिफॉर्म्स की। जरूरत क्यों पड़ी, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हमको करना था, ठीक है, सोसाइटी में। और ये किस वजह से आया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में। ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे 10th शेड्यूल की। तो 10th शेड्यूल को हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं दल बदल। दल बदल। अब ये दल बदल क्या है, ठीक है। तो अगर आपको पॉलिटी में जैसे देखा हो तो अभी जब हमारी पिछले 10 साल की गवर्नमेंट थी उससे पहले अगर आप देखें तो इंडिया में फेस चल रहा था किसका, कोalition गवर्नमेंट का। ठीक है। इंडिया में फेस किसका चल रहा था, इंडिया में फेस चल रहा था कोalition।
कोalition गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है? जब भी किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी ना मिले तो वो क्या करती है भाई, बहुत सारी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनसे समर्थन लेती है, और समर्थन लेके जो मैंडेट होता है मैंडेट को पार करने की कोशिश करती है। अगर मैंडेट पार करना क्या होता है, टोटल सीट का 50% प्लस 1 सीट। तो अगर उसके पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो वो क्या करेगी, दूसरी पार्टी से सपोर्ट मांगेगी, दूसरी पार्टी के एमपी आके मिलेंगे और वो एक गठजोड़ गठबंधन की सरकार क्या कर लेंगे, फॉर्म कर लेंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, अब जब गठबंधन की सरकार बन गई तो हर कोई अपने क्या करना चाहेगा, पर्सनल इंटरेस्ट की बात करेगा, ठीक है। कुछ को मिनिस्ट्रीज चाहिए होंगी, कुछ को कुछ फेवर्स चाहिए होंगे, और उस चक्कर में अगर फेवर्स ना मिले तो वो क्या करेंगे, उस पॉलिटिकल पार्टी से अपना सपोर्ट खींच लेंगे, और जैसे ही सपोर्ट खींचेंगे गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी लैक कर जाएगी। तो बिहार में ये चीज बहुत हो रही थी। बिहार में एक कोट फेमस है, आया राम गया राम, मतलब आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, परसों उस पार्टी में, नरसों उस पार्टी में, यानी कि किसी पॉलिटिशियन का कोई फिक्स ही नहीं है कि कब वो किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहेगा, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इससे गवर्नमेंट में इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है, ठीक है। इंस्टेबिलिटी आ जाती है क्योंकि कभी भरोसा ही नहीं रहता है कि कब कब कौन सा एमपी या कब कौन सा विधायक पॉलिटिकल पार्टी से छोड़ के अपना समर्थन वापस लेके अपनी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए हम क्या लाए थे, एंटी डिफेक्शन लॉ लाए थे, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया था। इसको अगर देखें तो हमने ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में अपने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, 1985, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस समय भी अगर आप देखो तो सेंटर पे कौन सी है, कोalition गवर्नमेंट है, तो हो सकता है एंटी डिफेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आजकल अगर आप मीम्स देख रहे हो तो नीतीश कुमार के ऊपर हमेशा मीम्स आता है कि अब पलटे कि तब पलटे, इसी चीज की बात है। मगर अब एंटी डिफेक्शन अगर आपके सिलेबस में होगा, देख लूंगा मैं, अगर डिटेल में होगा तो फिर डिटेल में समझाएंगे कि कब एंटी डिफेक्शन लगेगा किसी के ऊपर, कब एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। अगर 11th की बात कर तो 11th में आ जाता है हमारा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल, पंचायत। पंचायत, ठीक है। पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पंचायत जैसे मैंने पहले बता चुका हूं, ये पंचायत का क्या होता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पावर का विकेंद्रीकरण। सेंटर पे पावर नहीं रखनी है, पहले तो सेंटर से पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई स्टेट्स, फिर स्टेट से फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हुई कहां पे, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि वो लोग वहां की जो मूलभूत प्रॉब्लम्स है उनको वो खुद अपना निपटारा कर लें, ठीक है। तो इसीलिए पंचायत का इंट्रोडक्शन हुआ। पंचायत को हम क्या कह देते हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब बात आती है ये किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ, तो ये ऐड हुआ है आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990, ठीक है। कब ऐड हुआ है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, ठीक है, पंचायत। और फाइनली ये इंप्लीमेंट कब हुआ है, अगर इसकी इंप्लीमेंटेशन डेट देखो आप तो वो हुआ है 24 अप्रैल 19 24 अप्रैल 1990, ठीक है। इसीलिए अगर आप बात करो कि 24 अप्रैल को हम किस देश के रूप में मनाते हैं, पंचायती राज दिवस, ठीक है।
तो 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स को लेकर था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून जिसको कहते हो आप, 52nd, ये जरूर याद रखिएगा कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये ऐड किए गए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, फिर पंचायत ऐड हुई है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, इसको पंचायत को हम क्या नाम देते हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। और इंप्लीमेंट कब हुआ था फाइनली पंचायत में फंक्शंस करना, 24 अप्रैल 1993 को, इसीलिए हम 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ये डेट, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, ठीक है। अब आपका हमारा लास्ट शेड्यूल बचा है, लास्ट शेड्यूल देख लेते हैं, फिर एक बार जल्दी से रिकैप करेंगे पूरे 12 के 12 शेड्यूल, फिर पार्ट की तरफ शिफ्ट होंगे। 12th शेड्यूल, तो पंचायत देख लिया, पंचायत किसके लिए थी, रूरल एरियाज यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना है तो अगर रूरल एरियाज के लिए हमने क्या बना दी, पंचायत बना दी। अब अर्बन एरियाज के लिए हम क्या बनाएंगे, अर्बन एरियाज के लिए हम बनाएंगे म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, या इन्हीं को हम कहते हैं नगर निगम, ठीक है। जैसे कि जो लखनऊ से होंगे उसमें पता है लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, तो वो भी एक म्यूनिसिपैलिटी है। अब ये ऐड किया गया है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, ठीक है, कब ऐड किया गया है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। अच्छा एक चीज रह गई है जो लिख लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, कि अगर सब्जेक्ट्स की बात करें, सब्जेक्ट्स मतलब इसमें फंक्शंस बताए गए हैं कि पंचायत के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो आपको फंक्शंस नहीं रटने हैं, आपको वो नंबर याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी नंबर वो पूछ लेता है, ठीक है। तो पंचायत के पास कितने हैं, 29 फंक्शन, कितने हैं, 29 फंक्शंस, ठीक है। पंचायत के पास कितने फंक्शंस हैं, 29, यानी कि 29 ऐसे काम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है जो सिर्फ और सिर्फ किसको करने हैं, पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं म्युनिसिपैलिटीज। तो म्युनिसिपैलिटीज देख लिया हम लोगों ने, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। अब यहां अगर सब्जेक्ट्स की बात करें कि कितने यहां सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स या फंक्शंस, यहां पे है 18 फंक्शन, ठीक है, कितने हैं, 18। तो पंचायत में है, पंचायत में है 29 और म्यूनिसिपैलिटीज में है 18, दोनों नंबर आप याद रखिए, ठीक है। इनका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह जोड़े गए हैं, तीनों 9, 10, 11, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, ठीक है, 56, 56 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ये 74, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, ये तीन तो बिल्कुल याद रखिएगा, और साथ में इनके फंक्शन, ठीक है, इसके 29 और इसके 18, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे शेड्यूल्स क्या हुए, खत्म, ठीक है, शेड्यूल खत्म। अब हम क्या देखते हैं, अपने पार्ट्स, ठीक है, शेड्यूल यहाँ पे समाप्त, 12 के 12 शेड्यूल समाप्त। पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्ट्स की बात करी थी मैंने कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कितने थे, 1 से लेके 22 पार्ट्स हैं, इसमें ऐड किए गए हैं, तो वो जो ऐड किए गए हैं वो हम सभी उसमें देख लेंगे कि कौन कौन से पार्ट किस किस के अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए, ठीक है, सिंपल है पार्ट्स देखना।
तो पहला ही है, देखेंगे जैसा चार्ट मैं बनाता जा रहा हूं आप बनाते जाइएगा कि पार्ट और पार्ट में क्या डिटेलिंग दी गई है। यहाँ पे हम आर्टिकल्स नहीं लिखवा रहे हैं आपको, क्योंकि आर्टिकल्स में फिर ये हो जाएगा कि कंफ्यूज ना हो जाओ और इतना याद भी नहीं हो पाएगा, तो उसकी कोई इश्यू नहीं। ठीक है, पार्ट में सारे लिखा दूंगा, सारे लिखा दूंगा, मगर फिर ये है कि मार्क करवा देंगे हम कि कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बस वही याद करिएगा, सारे रटने की जरूरत नहीं है आप। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट वन की अगर बात करें तो पार्ट वन क्या है, जो जो हमारा शेड्यूल था, फर्स्ट शेड्यूल क्या था, यूनियन, जो स्टेट्स हैं उनकी टेरिटरी और उनके नाम वही थे शेड्यूल वन में। यहाँ पे भी है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पार्ट वन में किया गया है कि पार्ट वन में भाई हमें मिल जाएगा इंडिया का नाम, यानी कि इंडिया दैट इज भारत। फिर मेंशन मिल जाएगा हमको किसका, स्टेट्स का। फिर हमको मेंशन किसका मिल जाएगा, यूटीज का। ठीक है, सब डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल 1 to 4 पढ़ेंगे। तो अगर यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात करें तो ये आता है हमारा, अगर आर्टिकल्स की बात करें कुछ के इंपॉर्टेंट है जो लिखना हो लिख लो आप, शुरुआत की अगर सिंपल है। अगर आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 1 to 4 आते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, पार्ट 2 की बात करें और ये रोमन में ही लिखिएगा, क्योंकि पार्ट हमेशा रोमन में लिख के आता है, 1 2 3 4 मत लिखिएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बताएं तो हमें सिटीजनशिप के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि भाई इंडिया का सिटीजन कौन कहलाएगा, कौन इंडिया का सिटीजन नहीं कहलाएगा। ठीक है, सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है, ली जा सकती है अगर किसी के पास नहीं है, अगर किसी के पास है तो उसकी सिटीजनशिप छीनी कैसे जा सकती है। ठीक है, अगर देश विरोधी कोई काम करता है तो हम उसकी सिटीजनशिप क्या कर सकते हैं, छीन सकते हैं, वापस कर सकते हैं। या बहुत सारे दूसरी कंट्रीज का, अगर कोई दूसरी कंट्री का कोई बंदा है जो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसके लिए रूल्स लिखे गए हैं कि कैसे उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, तो सिटीजनशिप की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। ठीक है, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। फिर थर्ड की इंपॉर्टेंट जो ये है, ये समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी पॉलिटी का, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इसी पार्ट से बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या है हमारे, इसमें क्या है, फंडामेंटल और ये जाते हैं आर्टिकल 12 टू। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपकी पॉलिटी का, फंडामेंटल राइट्स। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, सारे राइट्स डिस्कस करेंगे 12 से 35 तक, जो इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ये बस ऐसे ही याद करना है आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आर्टिकल 4 की अगर बात करें तो ये भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम कहते हैं डी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट ठीक है, डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर इसको बात करें तो ये है आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब अगर ये डीपीएसपी वो चीज है कि अगर सरकार कोई लॉ बनाती है
तो लॉ बनाते समय अगर डीपीएसपी में उस लॉ से रिगार्डिंग कोई आर्टिकल पढ़ा है तो उस पर ध्यान देगी। जैसे कि अगर डीपीएसपी की बात करें तो एक डीपीएसपी ऐसा है जिसमें बोला गया है टू रेज द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ द चिल्ड्रंस, ठीक है, यानी कि बच्चों का जो न्यूट्रिशन खाना है उसके लेवल को इंक्रीज करना। और उसका अगर आप इम्प्लीमेंटेशन देखो तो हमको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मिड डे मील। गवर्नमेंट मध्याह्न भोजन चलाती है स्कूलों में, तो बच्चों को क्या करती है, मिड डे मील बनाती है। यानी कि वो वहाँ यूपीएससी में ये चीजें मेंशन्ड है जो सरकार क्या है अपने लॉ कानून बनाते समय उन चीजों का ध्यान रखे। ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे हमारे डीपीएससी में उनको फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 4A। अब यहां से देखिए एडिशन शुरू, ठीक है, आर्टिकल 4A। आर्टिकल 4A की अगर हम बात करें तो ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। भाई अगर आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं स्टेट के अगेंस्ट, आपकी कुछ ड्यूटीज भी तो होंगी तो आपको फॉलो करनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूटीज मेंशन है, शुरुआत में 10 थी फिर एक ऐड कर दी गई है, 11 हो गई है। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कैसे करी गई हैं ये आर्टिकल देखना पड़ेगा हमें। तो इसका पहले आर्टिकल देख लेते हैं, ये आर्टिकल 51A में है, आर्टिकल 51A में। ठीक है, आर्टिकल 51A। अब ये ऐड हुई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी। On the recommendation of Swern Singh Committee, by which constitutional amendment? What? By 42nd constitutional amendment 1970। ठीक है, याद रखना है आपको। तो पार्ट ए हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51 में मेंशन्ड है। किस कमेटी के थ्रू रिकमेंडेशन हुआ था, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे किया गया था। और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। और अगर बोला जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट, हाँ यहीं पे मैं कॉन्सेप्ट बताते चलता हूँ। तो फंडामेंटल राइट का देखें तो हमने किससे लिया है, यूएसए से लिया है। ठीक है, यानी कि यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से हमने ये फंडामेंटल राइट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कॉपी किए हैं। डीपीएसपी देखें तो डीपीएसपी हमने किससे लिया है, आयरलैंड से लिया है। ठीक है, यानी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या किए हैं, डीपीएसपी कॉपी किए हैं। साथ में अगर फंडामेंटल ड्यूटीज देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर, यानी कि जिसको हम इस करंट पोजीशन पे करंट अगर देखें तो रशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस समय सोवियत रूस के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने लिए हैं यूएसए से, डीपीएसपी लिया है हमने आयरलैंड से, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने लिया है यूएसएसआर यानी कि रशिया। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी बाय द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटीज की 40, और किसके किस अमेंडमेंट के थ्रू, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है, सिंपल है। फर्स्ट यूनियन, सेकंड सिटीजनशिप, थर्ड फंडामेंटल। हाँ, शेड्यूल और पार्ट में कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ का वन और है यहाँ का कुछ और है। ठीक है, डीपीएसपी फिर फंडामेंटल ड्यूटी। अब बात करते हैं फिफ्थ
पार्ट, अब यहां से मेन हमारी गवर्नमेंट शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पार्ट 5 में सबसे पहले हम बात किस, ठीक है, यूनियन की। अब यूनियन में हम लेजिस्लेचर की भी बात करेंगे, हम एग्जीक्यूटिव की भी बात करेंगे, हम जुडिशरी की भी बात करेंगे, और हम कैग की बात करेंगे। यानी कि पार्ट 5 जो यूनियन है इसमें तीन चीज आएंगी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कैग, इसी में पार्लियामेंट भी है। ठीक है, लेजिस्लेचर में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे लोकसभा, साथ में देखेंगे राज्य। ठीक है, एग्जीक्यूटिव की बात करें तो हम यहां पे देखेंगे क्या, प्रेसिडेंट, साथ ही में प्रेसिडेंट के साथ देखेंगे क्या, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, जुडिशरी में हम क्या देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट, और कैट तो पता ही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ। ठीक है, तो यहां से यूनियन में क्या 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 आएगा, लेजिस्लेचर में आएगा लोकसभा, राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा हमारा, जो एपेक्स कोर्ट है अपनी कंट्री का। ठीक है, और साथ में क्या आएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पार्ट 5 में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। अब बात करें अगर पार्ट 6 की, ठीक है, पार्ट 6 की अगर बात करते हैं तो पार्ट 6 है, तो जैसे कि यूनियन देख लिया था, यूनियन के बाद क्या आता है, स्टेट, तो बस आ जाएगा स्टेट। अब स्टेट में भी वही तीनों, बस कैग को छोड़ के, क्योंकि कैग तो सेंट्रल एजेंसी है, वो स्टेट का भी ऑडिट करता ही है और यूनियन का भी ऑडिट। तो यहाँ फिर वही आ जाएगा लेजिस्लेचर, फिर आ जाएगा एग्जीक्यूटिव, और साथ में आ जाएगा, यही तीन पिलर होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी को। तो यहाँ अगर लेजिस्लेचर बात करें तो हम किसकी बात करेंगे, स्टेट स्टेट लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और बात करेंगे हम किसकी, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक बात याद ये रखना है कि ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया के हर एक स्टेट में नहीं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर एक स्टेट में मिल जाएगी आपको, सारे स्टेट्स में, और दो यूनियन टेरिटरी, दिल्ली और पुडुचेरी में। ठीक है, अभी बाइफर्केशन हुआ है, जब जम्मू एंड कश्मीर का तो बोला गया है, जम्मू जम्मू में रहेगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तो जम्मू कश्मीर में रहेगी लेजिस्लेटिव असेंबली, लद्दाख में नहीं रहेगी। बाद में देखते हैं, अभी फिलहाल फॉर्म नहीं हुई है, वहां इलेक्शन नहीं हुआ है। तो अगर बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये आपको हर एक स्टेट में मिलेगी। ठीक है, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ये आपको हर स्टेट में नहीं देखने को मिलेगी। अभी जम्मू कश्मीर को लेके 7 स्टेट्स में थी, अगर वो हट गया होगा 7 में, मैं कंफर्म करके बता दूंगा कल आपको कि कितने स्टेट्स में अभी फिलहाल है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करो तो यूपी में हमारे पास स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे एग्जीक्यूटिव में कौन, गवर्नर,
ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ भी आ जाएंगे। जुडिशरी की बात करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेट के लेजिस्लेचर में क्या आ जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी बात करेंगे। अगर लोकसभा राज्यसभा आप पढ़ लोगे तो इनमें ज्यादा कंफ्यूजन होगा नहीं, क्योंकि डिक्टो वैसे ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज है, मेजोरिटी वही है। प्रेसिडेंट देखेंगे और यहाँ क्या किसकी रोल देखेंगे, गवर्नर की रोल देखेंगे। जुडिशरी में वहां सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे और यहाँ स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो 6 तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। अगर पार्ट 7 की बात करें हम लोग, तो पार्ट 7 हो चुका है क्या, रिपील, ठीक है। पार्ट 7 कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है, पार्ट 7 कोई चीज नहीं है। अगर याद भी करना हो तो ये भी बहुत आसान है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो 7वें से ही हटाया गया है, ठीक है। तो सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मदद से क्या करा गया है, रिपील कर दिया गया है, ठीक है, हटा दिया गया है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे पार्ट 8। तो हमने यूनियन गवर्नमेंट की बात कर ली, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर ली, अब बचे क्या, बचा हमारे पास ड्यूटीज, ठीक है। ड्यूटीज, ड्यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरी, यानी कि यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, वो कहां मिलेगा आपको, पार्ट 8, ठीक है। तो पार्ट 8 हमें बताएगा, पार्ट 8 बताएगा हमें कि यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि पार्ट 9, तो पार्ट 9, पार्ट 9 की अगर हम बात करें तो पार्ट 9 क्या है, पंचायत, ठीक है। पार्ट 9 क्या है, पंचायत। और पंचायत मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये क्या है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, और इम्प्लीमेंटेशन इनका कब से हुआ है, 24 अप्रैल 1993। और 24 अप्रैल को हम किस नाम से जानते हैं, पंचायती राज, ठीक है। तो 7th रिपील हो चुका है। 8 क्या है, यूनियन टेरिटरीज, यानी कि यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, जैसे पता होगा आपको, अक्सर न्यूज में सुनते होगे दिल्ली के केस में, कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के बीच में आपस में टसल चलती रहती है, क्या देखेंगे वो क्यों होती है डिटेल में आगे चल के, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट 9 ए की, ठीक है। तो जैसे कि पार्ट 9 ए की बात करते हैं, तो पार्ट 9 ए में क्या है, पार्ट 9 ए में है म्यूनिसिपैलिटी, अभी बताया था, ठीक है, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12, शेड्यूल 11 12। तो पार्ट 9 ए में क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज। और म्यूनिसिपैलिटीज जैसे मैंने बताया था, ये किस अमेंडमेंट के आएंगे, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, कौन सा अमेंडमेंट है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। अगर पंचायत की बात करें तो ये किसके लिए है, ये रूरल एरिया, रूरल एरिया। और ये इस पे कितने सब्जेक्ट हैं, म्यूनिसिपैलिटीज बात की जाए तो ये किसके लिए है, अर्बन एरिया, यानी कि शहरी क्षेत्र के। और इसमें कितने डिफाइंड है सब्जेक्ट्स, 18,
ठीक है। अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, ये इंप्लीमेंट हुआ था 11 जून 1990। कब हुआ था? 11 जून 1993। और जैसे यहाँ पे 24 अप्रैल था, 24 अप्रैल था, और इसको किस नाम से जानते थे हम लोग? पंचायती राज दिवस। इसी तरीके से 11 जून को हम किस नाम से डालते हैं? ठीक है, ये चीज याद रखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन की जो डेट है उसी से उसको सेलिब्रेट करते हैं। 24 अप्रैल पंचायती राज, 11 जून म्यूनिसिपैलिटी डे। ठीक है। अब अगर बात करें तो इसी में क्या है, पार्ट 9 देख लिया, 9A देख लिया, अब देखना है हमको क्या? 9B, पार्ट 9। पार्ट 9B की देखें तो पार्ट 9B में क्या है हमारे? कोऑपरेटिव्स। ठीक है। तो कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव्स यानी सहभागीदारी वाले करके, जो सहभागिता सहकारी संस्थान नहीं बनते, उनकी बात करते हैं। जैसे कि आपने सबने सुना होगा अमूल, तो अमूल एक क्या है? कोऑपरेटिव है। ठीक है। कोऑपरेटिव बात करें, ये कब ऐड किया था? ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 ऐड किया। आप सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूर याद रखिएगा। ठीक है। अगर बैक देखें तो इम्पोर्टेंट लिखना भूल गया था मैं, तो अगर यहाँ देखें तो इम्पोर्टेंट क्या है आपका? ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है। दोनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप म्यूनिसपैलिटी भी पढ़ के रखिएगा और पंचायत भी साथ में, उनके अमेंडमेंट और ईयर और सब्जेक्ट्स, इसमें कितने सब्जेक्ट हैं। तो 9B क्या है हमारा? कोऑपरेटिव, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। ठीक है। अब 10th की बात करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर मेजोरिटी का क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, मगर फिर भी हम लोग देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट, मैं मार्क करता जाऊंगा। ठीक है। तो 10th क्या है? 10th है शेड्यूल एंड ट्राइबल, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, यानी कि हमारे पूरे कंट्री में जहां जहां भी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज हैं, उनके बारे में जितनी भी बातें, उनको कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, कैसे उनको रन करना है, सब चीज हमें कहाँ मिलेगी? पार्ट 10। ठीक है। 10वें पार्ट में है। अब बात आती है 11th की, पार्ट 11। तो पार्ट 11 की अगर हम बात करें तो पार्ट 11 में हमें क्या देखने को मिलता है? सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे रिलेशन होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। अगर नहीं डिफाइंड होते तो आए दिन कॉन्फ्लिक्ट होता सेंटर और स्टेट के बीच में, सबको लेके। तो यहाँ पे दो तरीके के डिफाइंड है। एक कैसे? लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव रिलेशन, जैसे मैंने बताया था कि डिवीजन ऑफ पावर में कि यूनियन लिस्ट, स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट, तो इसमें वही चीजें डिफाइंड है कि कौन किस समय पे लॉ क्या कर सकता है, बना सकता है। एक लेजिस्लेटिव है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव है। एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि गवर्नर को जो अपॉइंट करते हैं बहुत सारे, और जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अपॉइंटमेंट होता है, वो सब कैसे स्टेट को एक एडमिनिस्टर करना है, वो सब इसके अंदर वेल डिफाइंड किया गया है। ठीक है। अब बात हो गई है लेजिस्लेटिव की, एडमिनिस्ट्रेटिव की। तो स्टेट और सेंटर के बीच में और किस चीज को लेके होता है? फाइनेंस।
कि आपको पता है जब से क्या आया है, जीएसटी आया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो एक ही टैक्स हो गया है पूरी कंट्री में। कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, और फिर जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा आ जाता है तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे। तो वही देखेंगे कि फाइनेंस रिलेशन सेंटर और स्टेट के बीच क्या है, कैसे है। ठीक है, फिर हम देखेंगे पार्ट 13। पार्ट 13 में है इंटर स्टेट ट्रेड। यानी कि पता है कि अगर आपको कहीं, आपने मान लीजिए महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगाई और आपका फैक्ट्री का सामान उत्तर प्रदेश में आना है सेल के लिए, तो कई सारे स्टेट बीच में आपको क्या करने पड़ेंगे, क्रॉस करने पड़ेंगे। तो ऐसा है तो नहीं कि भाई हर एक स्टेट वाला अपनी चुंगी लगा के खड़ा है कि भैया पहले हमको टैक्स देते हुए जाओ और फिर आगे जाओ, तब जाने देंगे हम अपने स्टेट को क्रॉस करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी स्टेट मना नहीं करता है, फ्री मूवमेंट है फ्रेट का। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो वो सब बातें कहाँ करी गई हैं पार्ट 3 में, कहाँ, इन द इंटर स्टेट ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं हम पार्ट 14। पार्ट 14 में क्या है कि सर्विसेज डिफाइंड है, जैसे कि सर्विसेज अंडर यूनियन एंड, यानी कि जितने भी ये ए क्लास सर्विसेज हैं, यूपीएससी और यूपीपीएससी, इसी के अंदर आपका यूपीएससी मिल जाएगा आर्टिकल 315 में, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मिल जाएंगे, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, स्ट्रक्चर क्या होगा, और कौन हेड होगा, कितने मेंबर्स होंगे, तो वो सब हमें कहाँ देखने को मिलेगा, आर्टिकल पार्ट 15 के अंदर। यहीं पे हमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी आपको दिखेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो कैसे वो आयोग बनेगा, कितने मेंबर्स होंगे, कैसे फंक्शनिंग करेगा, तो वो सब हमको पार्ट 15 में देखने को मिलेगा। 15 के बाद अगर आगे बढ़े हम लोग तो 15A, 14A, 14A में हम बात करेंगे ट्राइब्यूनल्स की। अब आप बात करोगे कि ट्राइब्यूनल्स क्या है। ट्राइब्यूनल समझ लीजिए एक तरीके का कोर्ट है, ठीक है, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। कोर्ट क्या होते हैं, सारे मैटर सुनते हैं, मगर ट्राइब्यूनल्स किसी स्पेसिफिक मैटर को सुनने के लिए फॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि बहुत नाम सुना होगा आपने एनजीटी का, एनजीटी ने इतने करोड़ का फाइन लगाया, एनजीटी ने ये, एनजीटी ने वो। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये क्या करता है, ये एसेस करता है कि कोई भी इन्वायरमेंट को डैमेज ना कर पाए इस हद तक। ठीक है, तो ये एक वॉच रखता है, अगर किसी ने उसको इन्वायरमेंट को डिग्रेडेट करने की कोशिश करी है गलत तरीके से, बिना रूल्स को फॉलो करे, तो ये क्या करते हैं, उसको पनिश करते हैं। ठीक है, मॉनेटरी फाइन लगा के। ठीक है, तो ये ट्राइब्यूनल्स देखेंगे, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, रिवर वाटर को लेके बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स बनते हैं, तो वो सब हम देखेंगे। रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हॉट टॉपिक रहता है हमेशा तरह जैसे। अब बात करते हैं 15 की। ठीक है, तो आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि इसी में हमें क्या देखने को मिलेगा, और ये टॉपिक आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है, क्योंकि अभी इलेक्शन में है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूज में है। ठीक है, तो इलेक्शन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसी में हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसी में पढ़ेंगे इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी जिसको कहते हैं, अदर इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ये सब हमें किस में पढ़ना है, पार्ट 15 में। ठीक है, पार्ट 15 के बाद अगर बात करें पार्ट 16 में,
पार्ट 16 कोई ऐसा खास नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूँ, ये सब स्किप करके, ठीक है। कि जो आपको याद करना है, जो आपके मतलब का है, वही तक रखते हैं, ज़्यादा नॉलेज लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके बाद अगर आप बात करो तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपका हो जाता, इम्पोर्टेंट पार्ट आपका हो जाता है पार्ट 17। पार्ट पार्ट 17 है लैंग्वेज। लैंग्वेजेस से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था शुरुआत में थी कम लैंग्वेजेस, बाद में 3 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करी गई थी। तो वो अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ जाता है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू कौन सी लैंग्वेज क्या करी गई थी, ऐड करी गई थी, आपसे पूछ लेगा या सीक्वेंस दे देगा कि कौन सी लैंग्वेज कब ऐड की गई थी, ये सब हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि आजकल क्या डिक्लेयर किया गया है, अगर आप बात करो तो 25 जून को क्या डिक्लेयर किया गया है, 25 जून को किया गया है संविधान दिवस। संविधान हत्या दिवस डिक्लेयर किया गया है। क्यों हुआ था? क्योंकि इसी डेट को इंदिरा गांधी जी ने क्या लगाई थी, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। तो इमरजेंसी हॉट टॉपिक है, इसीलिए ये भी इमरजेंसी के प्रोविजंस कहां से दिए गए हैं, ठीक है, किसमें, आर्टिकल पार्ट 18 में, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन। अगर इमरजेंसी प्रोविजन आपसे पूछे कि हमने कहाँ से अडॉप्ट किए हैं, तो ये हमने किए कहाँ से, जर्मनी से, ठीक है, कहाँ से अडॉप्ट किए हैं, जर्मनी से, ठीक है। अब इसके लास्ट आपको बस एक ही इंपॉर्टेंट है जो प्रोविजन पढ़ना है पार्ट, वो है पार्ट 20। पार्ट 20 है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट ऑफ द कौन, इसका एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, हमने देख लिए 1 से लेके 12 तक हमारे शेड्यूल्स, और 1 से लेके 22 तक तो इम्पोर्टेंट थे पार्ट्स में, वही बताया मैंने, 2-3 स्किप किए हैं, वो आपके मतलब के, ठीक है, देखना हो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्या होता है, इतना कंप्लीट। कल से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर शुरू हो जाएंगे अपने आर्टिकल 1 से, ठीक है। पहले शुरुआत करेंगे इंडिया यूनियन एंड टेरिटरी, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 की बात करेंगे, फिर सिटीजनशिप, और फिर आपके मेन इंपॉर्टेंट आ जाएंगे हम कहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स पे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पे आ जाएंगे, ठीक है, फंडामेंटल राइट जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहीं तक रखते हैं, थैंक यू ऑल, ठीक है, बाय बाय।